हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएम फिजिक्स। दिस इज चेतन सर एंड आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि डायमेंशन क्या होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कैसे निकालें। एंड उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर आपको डायमेंशन निकालना है तो आपको उस फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला पता होना चाहिए। तो उस फिजिकल फार्मूला को क्या करोगे, तुम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी में रिप्रेजेंट करने का कोशिश करोगे तो तुम्हें उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन मिलने वाला है, राइट। एक बार बेसिक्स ऑफ डायमेंशन हो गया। अभी आज हम लोग देखेंगे उसका हम लोग यूज़ कहाँ पे करने वाले हैं। तो इसके 3 यूज़ है। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन कितने हैं? 3 है। वन बाय वन देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है पहला एप्लीकेशन, राइट। एंड पहला ही एप्लीकेशन का यूज़ करके हम लोग सेकंड एप्लीकेशन पढ़ेंगे। थर्ड एप्लीकेशन एज सच कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि अगर तुम लोग थर्ड एप्लीकेशन से क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे ना, तो सपोज एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुम्हें 2 पेज लग रहे हैं, तो विदाउट दैट मेथड तुम लोग वही क्वेश्चन हार्डली 3-4 स्टेप में सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो हम लोग आपके बोर्ड सिलेबस के लिए वो थर्ड मेथड पढ़ेंगे। बट जब भी हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर हमें एक तो वो थर्ड मेथड के ऊपर क्वेश्चन आता नहीं है, एंड मान लो आ गया वैसे टाइप का क्वेश्चन, तो डायरेक्टली उसके लिए मैं अलग मेथड बताऊंगा, वो आप लोग सीख लेना अच्छे से, उससे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्या है, देखो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन के अंदर पहला एप्लीकेशन देखेंगे हम लोग। पहले अभी एप्लीकेशन पढ़ने से पहले आई विल स्टार्ट विथ वन एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल क्या है, देखो मान लो आपको कहा गया कि मेरे पास 2 क्वांटिटी है। एक क्वांटिटी है जिसका वैल्यू कितना दिया है 2 किलोग्राम, एंड एक क्वांटिटी है जिसका वैल्यू कितना दिया है 3 किलोग्राम। अभी ये क्वेश्चन पूछा गया, बोलो इसका एडिशन कितना आएगा। इजी है ना, तो तुम लोग बोलोगे डायरेक्टली कितना 5 किलोग्राम। एंड अगर मैंने बोला कि ये 2 किलोग्राम है एंड ये 3 मीटर है, तो इसका आंसर कितना आएगा? 5 किलोग्राम मीटर आएगा या 5 मीटर किलोग्राम आएगा? क्या आने वाला है? तो ये वाला हम लोग कैलकुलेशन यहाँ पे कर नहीं सकते। क्यों कर नहीं सकते? यहाँ पे क्या रीज़न है? क्योंकि इसका यूनिट एंड इसका यूनिट अलग अलग है, राइट। बट मान लो तुम्हें ऐसा दिया गया 2 किलोग्राम इंटू 3 मीटर, बोलो कितना आएगा? तो इसका आंसर क्या आएगा? 6 किलोग्राम मीटर, राइट। मतलब 2 अलग अलग यूनिट वाले जो क्वांटिटी है उनका हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, बट उनका हम लोग मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर सकते हैं, राइट। तो हमें यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है सिर्फ एंड सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन पे। अभी ये जो पॉइंट है ना, क्या समझ में आया हमें यहाँ से? अगर 2 फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट अलग अलग है तो हम लोग उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं परफॉर्म कर सकते, राइट। अभी दोनों कंडीशन के एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए दोनों का यूनिट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, राइट। मतलब दोनों का यूनिट सेम है, मतलब दोनों का डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा, राइट। इसका मीनिंग क्या है? ओनली दोज क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड which have same dimension. Only those quantities can be added or subtracted which have same dimension, and this principle is called as homogeneity principle. क्या कहा जाता है उसे? होमोजेनिटी प्रिंसिपल। तो ये होमोजेनिटी प्रिंसिपल होता क्या है, देखो यहाँ पर इक्वेशन इज सेड टू बी equation is said to be dimensionally correct. क्या है? A equation is said to be dimensionally correct if dimension of each term are same or equal. क्या कहता है homogeneity principle? A equation is said to be dimensionally correct if dimension of each and every term in that equation are same or equal, right? तो हमें अगेन क्या करना है, देखो यहाँ पर चेक करना है कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? डायमेंशन चेक करेंगे। अगर सारे टर्म का डायमेंशन सेम आता है तो क्या कहा जाएगा? इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। देखो स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन नंबर 1 के साथ। एप्लीकेशन नंबर 1 क्या है, देखो एप्लीकेशन 1 क्या? एप्लीकेशन 1 टू चेक करेक्टनेस ऑफ अ गिवन इक्वेशन। to check
करेक्टनेस ऑफ अ गिवन इक्वेशन, वेदर गिवन इक्वेशन इज करेक्ट और इनकरेक्ट। एग्जाम्पल नंबर 1 लेता हूँ मैं यहाँ पे, एप्लीकेशन नंबर 1 का एग्जाम्पल नंबर 1। आपको मान लो इक्वेशन दिया है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एंड क्या बोला गया, चेक वेदर गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। ऐसे ही क्वेश्चन होता है एग्जाम के अंदर। तो देखो यहाँ पर हमें पता है कि ये वाला इक्वेशन एक्चुअल में तो करेक्ट है, हम लोगों ने 9th-10th में पढ़ा है, राइट, काइनेमेटिकल इक्वेशन है। फिर भी अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि ये u क्या है, यहाँ पर u इंडिकेट इनिशियल वेलोसिटी, u क्या इंडिकेट करता है, इनिशियल वेलोसिटी, v क्या इंडिकेट करता है, फाइनल वेलोसिटी, a क्या इंडिकेट करता है, एक्सेलरेशन, t क्या इंडिकेट करता है, टाइम। इसके बाद के एग्जाम्पल में s भी आएगा, वो भी यहीं पे लिख देता हूँ मैं। s क्या इंडिकेट करता है, तो डिस्प्लेसमेंट इंडिकेट करता है, राइट। कुछ लोगों को पता नहीं होता तो इसलिए मैंने यहाँ पे सब कुछ लिख दिया। हाँ, अभी यहाँ पे देखो जो इक्वेशन दिया है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, हमें चेक करना है वेदर गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। अभी होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, a equation is said to be dimensionally correct if each term have same dimension, right। अभी यहाँ पे कितने टर्म है, देखो ये वाला एक टर्म है, राइट, ये वाला एक टर्म है एंड ये वाला एक टर्म है, तो तीनों टर्म का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, राइट। तो पहले हम लोग v का डायमेंशन निकालेंगे। v का डायमेंशन क्या आता है, तो v मतलब क्या है, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि लास्ट लेक्चर में बहुत सारा प्रैक्टिस किया हम लोगों ने। v मतलब क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, मतलब लेंथ का पावर 1 टाइम का पावर -1, मास कुछ भी नहीं होता। बाद में u मतलब क्या है, अगेन इनिशियल वेलोसिटी, तो ये क्या आएगा, mlt, हाँ m0 l1 t -1, डायरेक्टली लिख रहा हूँ at का डायमेंशन देखते देखो, a इंटू टी, अगेन mlt, हाँ ये एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो l1 t -2 और ये क्या आएगा, 0 आएगा, एंड ये भी t है ना, तो t का पावर 1, मतलब यहाँ पे t का पावर 1 हो जाएगा, तो ये क्या होगा, m0 l1 t -1 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखो v का डायमेंशन ये वाला, u का डायमेंशन ये वाला, at का डायमेंशन ये वाला, अगर तुम लोग ऑब्जर्व करोगे तो v का डायमेंशन, u का डायमेंशन एंड at का डायमेंशन, तीनों का डायमेंशन क्या है, सेम है। तीनों का डायमेंशन, हर टर्म का डायमेंशन अगर सेम है तो उस इक्वेशन को क्या कहा जाएगा कि गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। क्या कहा जाता है उसे, गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो स्टेप्स याद रखो तुम लोग, क्या क्या किया, इक्वेशन के अंदर कितने टर्म है पहले आइडेंटिफाई किया, बाद में हर टर्म का डायमेंशन निकाला हम लोगों ने एमएलटी के फॉर्म में, राइट। बाद में चेक किया कि तीनों टर्म का डायमेंशन सेम है अलग अलग, अगर तीनों का डायमेंशन सेम है तो गिवन इक्वेशन ही डायमेंशनली करेक्ट। चलो और एक एग्जांपल ले लो, ये तो पहला वाला हुआ, इजी है, ये डायमेंशन टॉपिक है ना आज का लेक्चर, उसमें से भी एप्लीकेशन नंबर 1 बहुत इजी होने वाला है, सिर्फ आपको एमएलटी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। एप्लीकेशन नंबर 1 का एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या दिया है देखो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, राइट। अभी इसका डायमेंशन निकालना है, तो पहले टर्म आइडेंटिफाई करो, ये वाला आपका एक टर्म है, ये यू टी एक आपका टर्म है, एंड हाफ ए टी स्क्वेयर ये भी आपका एक टर्म है ना, तो टोटल कितने हैं, 3 टर्म है। स्टार्ट करते हैं s के साथ, बोलो s का डायमेंशन, s मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है, हम लोग क्या मेजर करने वाले हैं, एमएलटी में से सिर्फ लेंथ मेजर करेंगे, तो मतलब m0 t0 आएगा। ut के लिए देखो, ut के लिए डायमेंशन क्या आएगा, यहाँ पे लिखता हूँ u, चलो mlt, हाँ u मतलब मीटर पर सेकंड, मतलब लेंथ का पावर 1 t का पावर -1 मास का पावर 0, एंड जो टाइम है, टाइम मतलब t1, तो ये होगा +1, तो ये इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, m0 l1 t0। मैं थोड़ा डायरेक्टली एक ही स्टेप के अंदर सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि इसका हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बहुत सारा प्रैक्टिस किया है। अगर तुम लोगों ने अभी भी वीडियो नहीं देखा तो देख लो, प्रैक्टिस करके ये वाला लेक्चर देखना तुम लोग। यहाँ पे देखो ये कांस्टेंट है, बाद में एक्सेलरेशन है, बाद में टाइम का स्क्वायर, तो अभी ये तीनों को मैं एक ही जगह पे सॉल्व करता हूँ। देखो पहले थोड़ा सा डिटेल में सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। ml
टी। स्टार्ट करेंगे कांस्टेंट के साथ। कांस्टेंट क्या होता है? डायमेंशनलेस। हालांकि लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी समझ में आए इसलिए मैं लिख रहा हूँ। एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब लेंथ का पावर 1 एंड टाइम का पावर -2, मास का पावर तो 0 ही है, राइट। बाद में टी का स्क्वायर, टी का स्क्वायर मतलब यहाँ पे, राइट। इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा? m0 L1 T0 आ जाएगा, राइट। चेक करना, एस का डायमेंशन, यूटी का डायमेंशन, हाफ ए टी स्क्वायर का डायमेंशन, तीनों डायमेंशन क्या है? सेम है। मतलब डायमेंशन ऑफ एस, डायमेंशन ऑफ यूटी एंड डायमेंशन ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर, तीनों का डायमेंशन सेम है। मतलब गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। गिवन इक्वेशन क्या है? डायमेंशनली करेक्ट, राइट। तो ये सेकंड एग्जांपल हुआ। अभी देखते हैं हम लोग थर्ड एग्जांपल। टोटल 4 एग्जांपल देखने वाले हैं एंड ये फर्स्ट एप्लीकेशन अपना खत्म। तो देखो अभी नेक्स्ट एप्लीकेशन नंबर 1 का एग्जांपल नंबर 3। तुम्हें इक्वेशन क्या दिया है? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, राइट। कितने टर्म है? 1, ये वाला 2 एंड ये वाला कितना? ये थर्ड टर्म है, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं फिर v स्क्वायर के साथ। v स्क्वायर का देखो डायमेंशन। अभी v का डायमेंशन क्या होता है बोलो? mlt के फॉर्म में जल्दी से बताना। m का पावर 0, l का पावर 1, t का पावर -1, उसका स्क्वायर हो रहा है, तो ये क्या आ जाएगा? m का पावर 0, l का पावर 1 का स्क्वायर 2, t का पावर -1 का स्क्वायर -2 आ जाएगा। बाद में u स्क्वायर, u स्क्वायर देखो क्या आएगा? m का पावर 0, l का पावर 1, t का पावर -1 का स्क्वायर, राइट। तो m का पावर 0, l का पावर 2, t का पावर -2, राइट। बाद में कौन है? 2as। तो ये जो 2as है इसके लिए देखो am l t। अभी पहले कौन है? 2 कांस्टेंट है तो उसको इग्नोर कर देना। एक्सेलरेशन का क्या होता है? m0 L1 t-2 एंड डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? L1। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? m0 L2 t-2 आएगा। मतलब देखो v स्क्वेयर, u स्क्वेयर, 2as, तीनों का डायमेंशन क्या है? सेम है। तीनों का डायमेंशन अगर सेम है दैट इज v स्क्वेयर का डायमेंशन इज इक्वल टू u स्क्वेयर का डायमेंशन इज इक्वल टू 2as का डायमेंशन। इसका मीनिंग है गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। आगे समझ में? तो ये 3 एग्जांपल हो गए। अभी हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, इसका लिमिटेशन पढ़ते हैं। ये कहाँ पे दिक्कत क्रिएट करेगा? देखो सारे पॉजिटिव पॉइंट ही हो ये ज़रूरी नहीं है, कुछ तो इसमें लिमिटेशन होगा ना, नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है। तो देखते हैं क्या है इसका लिमिटेशन। एग्जाम्पल नंबर 4, राइट। एग्जाम्पल नंबर 4 में उन्होंने क्या दिया है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी दिया है। अभी यही हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 1 किया था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। एंड हमें पता है ये इक्वेशन एक्चुअल में भी करेक्ट है एंड डायमेंशनली भी करेक्ट मिला था। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इस इक्वेशन के अंदर चेंज करता हूँ। क्या चेंज किया? यहाँ पे मैंने 2 लिया, तो v इज इक्वल टू क्या दिया है? 2u प्लस ए टी। कॉन्स्टेंट कुछ भी ले लो, v इज इक्वल टू 2u प्लस ए टी ले लो, राइट। अभी हमें चेक करना है, ये तो 100% है कि ये इक्वेशन एक्चुअल में करेक्ट नहीं है। चेक करना है डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो देखो स्टार्ट करते हैं v के साथ। v का डायमेंशन क्या आएगा बोलो? mlt m0 l1 t-1। u का डायमेंशन, अच्छा 2u है ना, 2 तो डायमेंशन लेस है तो सिर्फ बचा कौन? u, m0 l1 t-1 एंड बाद में at। तो at का डायमेंशन भी क्या आता है? m0 l1 t-2 एंड ये 1 मतलब -1। तो देखो v, डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ 2u इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ at है, राइट। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। क्या लिख सकते हैं हम लोग? गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली
करेक्ट, राइट। बट अभी देखो यहाँ पे दिक्कत क्रिएट हुआ कि हमें पता एक्चुअल में देखा जाए कि v इज इक्वल टू 2u प्लस 80, ये इक्वेशन ही गलत है। बट उसका अगर तुम लोगों ने डायमेंशन निकाला तो हर टर्म का डायमेंशन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, मतलब इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। तो यहाँ पे तुम लोग एक नोट बनाना, इफ अ इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट देन it is need not to be actually correct, right? But if equation is actually correct then it must be dimensionally correct. For example, v is equal to u plus 80, ये equation actually correct है but and as well as dimensionally भी correct है। but equation v is equal to 2u plus 80, ये वाला equation dimensionally correct है but actual में कैसा है, incorrect है, right? ओके, तो ये था आपका एप्लीकेशन नंबर 1, ये कंप्लीट हो गया, इसका पूरा का पूरा बेसिक वगैरह जो भी है। अभी देखते हैं हम लोग एप्लीकेशन नंबर 2, तो क्या है देखो एप्लीकेशन नंबर 2। हाँ, तो अभी देखते हैं हम लोग एप्लीकेशन नंबर 2। तो एप्लीकेशन नंबर 2 जो है वो यूज किया जाता है टू इस्टेब्लिश relationship between related physical quantities, to establish relationship between related physical quantities। एप्लीकेशन नंबर 2 है, क्या होता है देखो। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहा जाता है, आपको क्वेश्चन ऐसा फ्रेम किया हुआ दिया जाएगा कि एक सिंपल पेंडुलम है, उस सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है, चलो क्वेश्चन ही लिखता हूँ मैं यहाँ पे, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, ये आपको गिवन है। इट इज फाउंड दैट टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन its length L and acceleration due to gravity छोटा g, राइट? ऐसे बोला गया, क्या बोला गया, फाइंड रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड लेंथ एंड g। ये क्वेश्चन है, क्या दिया था, टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फाइंड रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैसे सॉल्व करना है देखो, अभी सॉल्व करता हूँ यहाँ पे। चलो ऊपर से हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, क्योंकि बड़ा डेरिवेशन होने वाला है। क्या बोला है उसने यहाँ पर कि टाइम पीरियड इज अ फंक्शन ऑफ लेंथ एंड जी। फंक्शन ऑफ लेंथ एंड, एफ मतलब क्या होता है, फंक्शन होता है। टाइम पीरियड इज अ फंक्शन ऑफ लेंथ एंड जी, इसका मीनिंग क्या है, टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड जी। फंक्शन मतलब डिपेंड्स, ऐसे मान लो तुम लोग। तो अभी ये कैसा डिपेंड है हमें पता नहीं है ना, ये मे भी ऐसा हो सकता है L2g² हो सकता है, L2/g² हो सकता है, L/g हो सकता है, Lg हो सकता है, राइट? ऐसे कितने पॉसिबिलिटी देखा जाए तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी है। हमें क्या करना है, उसमें से यूनिक सॉल्यूशन क्या आएगा वो देखना है। तो इसीलिए मैं क्या मान के चलता हूँ कि टाइम पीरियड तो लेंथ एंड जी के ऊपर डिपेंड है, गिवन दिया। तो मान लो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड क्या है, जी है। अब इसका पावर पता नहीं है ना, तो मैं मानता हूँ कंसीडर एल का पावर ए है एंड जी का पावर क्या है, बी है। ये ए एंड बी क्या है, न्यूमेरिकल कांस्टेंट। हमें क्या करना है, ए एंड बी का वैल्यू निकालना है यहाँ पे। तो अगर मैंने प्रोपोर्शनलिटी साइन निकाल दिया तो क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये कांस्टेंट एल टू द पावर ए, जी टू द पावर क्या आ गया, बी आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दो, राइट? अभी यहाँ तक आ गए तुम लोग, तो अगेन अपना एप्लीकेशन नंबर 1 याद रखना। एप्लीकेशन नंबर 1 क्या कहता है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, अ इक्वेशन इज सेड टू बी डायमेंशनली करेक्ट इफ डायमेंशन ऑफ ईच एंड एवरी टर्म आर सेम, राइट? अभी इस इक्वेशन के अंदर कितने टर्म है देखो, एक लेफ्ट साइड पे टाइम पीरियड है, राइट साइड पे इतना बड़ा टर्म है, ये एक ही टर्म है। तो टोटल कितने टर्म है मेरे पास यहाँ पर, 2 टर्म। ये वाला एक टर्म है और ये वाला क्या है, सेकंड टर्म है। अभी मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट वाला जो टर्म है उसका डायमेंशन लिखता हूँ। इसका डायमेंशन क्या आएगा रे, टी का डायमेंशन
टाइम पीरियड है तो उसका डायमेंशन क्या आने वाला है। चलो MLT के फॉर्म में लिखते हैं, M0 L0 T1 आएगा, राइट। ये राइट वाला जो टर्म है उसका डायमेंशन लिखते हैं हम लोग। राइट वाला टर्म क्या है, K L टू द पावर A G टू द पावर B है, राइट। अभी सॉल्व करो इसके लिए। K मतलब क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का तो डायमेंशन कुछ नहीं होता, उसको इग्नोर कर देना अगर कांस्टेंट आता है तो। लेंथ, चलो इसको ऐसे लिखता हूँ। चलो एक स्टेप बढ़ा ही देता हूँ यहाँ पे, K का डायमेंशन, बाद में लेंथ का डायमेंशन, बाद में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन। कांस्टेंट का डायमेंशन M0 L0 T0। लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, M0 L1 T0 का पावर A। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो L1 T-2 M0 का पावर B। सॉल्व करो इसे, तो ये देखो M का पावर 0, यहाँ पे A, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, ये क्या आएगा, 0 आएगा। L का पावर 0, L का पावर A, L का पावर B, तो L टू द पावर A प्लस B, T टू द पावर 0 0, ये क्या आएगा, -2B आएगा। मतलब डायमेंशन ऑफ K L टू द पावर A G टू द पावर B, ये क्या हुआ, डायमेंशन मिला हमें। तो यहाँ पे एक डायमेंशन मिला, यहाँ पे डायमेंशन मिला, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, इफ इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, if equation is dimensionally correct, then दोनों टर्म का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो डायमेंशन ऑफ T मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ K L टू द पावर A G टू द पावर B। T का डायमेंशन क्या है देखो, तो है M टू द पावर 0 L टू द पावर 0 T टू द पावर 1, एंड यहाँ पे इसका डायमेंशन क्या मिला हमें, M टू द पावर 0 L टू द पावर A प्लस B T टू द पावर -2B आएगा, राइट। तो ऐसा मिला। अगर ये दोनों राइट हैंड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड अगर दोनों सेम है तो क्या होना चाहिए, दोनों का बेस भी सेम होना चाहिए और उसका पावर भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे M का पावर 0, यहाँ पे M का पावर 0, यहाँ पे L का पावर 0, यहाँ पे L का पावर क्या है, A प्लस B है। तो A प्लस B का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग अगेन, इसका यूज़ करेंगे हम लोग बाद में इक्वेशन नंबर 1 का, इसलिए इसको यहीं पे रखता हूँ मैं। हाँ देखो अभी यहाँ पे L का पावर A प्लस B इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब B इज इक्वल टू क्या आने वाला है, -A आने वाला है यहाँ से। बाद में मैंने T का पावर कंपेयर किया, कितना है, 1 है। यहाँ पे T का पावर क्या है, -2B, तो -2B का वैल्यू क्या होना चाहिए, -2B इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो B का वैल्यू कितना आएगा, -1/2। तो B का वैल्यू -1/2 है, तो इसका मीनिंग है कि A का वैल्यू कितना है, A क्या होता है, -B होता है, तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, राइट। अभी A का वैल्यू मिला, B का वैल्यू मिला, ये सारा डेटा हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे। पुट वैल्यूज ऑफ A एंड B इन इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन 1 में पुट करोगे, इक्वेशन 1 क्या था, T इज इक्वल टू K L टू द पावर A G टू द पावर B। A का वैल्यू कितना है, 1/2, B का पावर कितना है, G का पावर B क्या है, -1/2। मतलब ये क्या आएगा, K √L डिवाइडेड बाय √G। मतलब इसको ही अगर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो हमें जो टाइम पीरियड मिलेगा, वो टाइम पीरियड कितना मिलेगा, टाइम पीरियड विल बी K √L/G मिलेगा। एंड ये इस क्वेश्चन का आंसर है, राइट। क्वेश्चन क्या दिया था, उसने सिर्फ बोला था कि टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो उसके बीच का रिलेशन कैसा है, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √of लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन √of एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दिक्कत अगेन कौन क्रिएट करेगा, K का वैल्यू कितना है, 1 2 10 15 100 कितना है, 0.1 0.2 पता नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी है। तो ये K का वैल्यू निकालने के लिए ना हमें अगेन इसका जो कंसेप्ट है सिंपल पेंडुलम वो पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो एक्चुअल में देखा जाए प्रैक्टिकली इट इज फाउंड दैट, चलो यहाँ पे लिखता हूँ, प्रैक्टिकली इट इज फाउंड दैट K इज इक्वल टू होता है 2π।
कितना होता है 2 पाई। तो टाइम पीरियड का वैल्यू क्या मिलेगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। तो ये के का वैल्यू निकालने के लिए तुम्हें सिंपल पेंडुलम का कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा, जो कि हम लोग आगे जाके सर्कुलर मोशन चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। सर्कुलर मोशन ऑसिलेशन चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। क्या आएगा टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी आएगा, राइट। तो स्टेप्स याद रखे तुम लोगों ने। क्या दिया था उसने क्वेश्चन में कि टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ अ पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बट कैसे डिपेंड, डायरेक्ट या इनवर्स, ये कुछ दिया नहीं था। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, माना कि टाइम पीरियड इज अ फंक्शन ऑफ एल एंड जी। फंक्शन मतलब डिपेंड होता है। बाद में हम लोगों ने क्या लिखा, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल का पावर ए जी का पावर बी। मान लो ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट, तो टी इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी साइन चला जाएगा, आएगा क्या कॉन्स्टेंट के, एल टू द पावर ए जी टू द पावर बी। एंड इक्वेशन नंबर 1। अभी इसके बाद होमोजेनिटी प्रिंसिपल। अगर इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो क्या होना चाहिए, सारे टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए, राइट। अभी करते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व। यहाँ पर एग्जांपल नंबर 2। तुम्हें क्या बोला है एग्जांपल नंबर 2 के ऊपर अंदर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, देखो क्वेश्चन कि सेंड अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन एंड centripetal force acting on the particle is depends upon, क्या बोला है, centripetal force acting on the particle depends on mass of the particle and velocity of the particle and radius of circle। ये आपको क्वेश्चन में दिया है। एंड फाइंड रिलेशन बिटवीन ऑल दीज क्वांटिटीज बोला है। तो क्या दिया गया देखो, सेंट्रीपिटल एफसीपी सेंट्रीपिटल फोर्स is a function of mass, velocity and radius। ये तुम्हें दिया है। तो अभी क्या करेंगे, तो FCP is directly proportional to क्या है, एम वी आर है। एम का पावर वी ए मान लो, वी का पावर बी, आर का पावर सी मान लो। हमें क्या निकालना है, ए बी सी। तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को निकालना है, तो वहाँ पे कांस्टेंट आएगा। तो FCP इज इक्वल टू के m टू द पावर a, v टू द पावर b, r टू द पावर c। आगे देखो इक्वेशन नंबर 1, राइट। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर कितने टर्म है यहाँ पर, तो कितने टर्म है, ये वाला एक टर्म है जो फोर्स है, ये वाला एक टर्म है जो क्या है, क्या यहाँ पे प्रोडक्ट है एम वी आर का एंड कांस्टेंट का। तो इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो हमें पता होना चाहिए कि फोर्स का FCP का डायमेंशन कितना आता है। देखो FCP मतलब क्या, फोर्स है ना, एंड फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ MLT, हाँ, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो M1 L1 T माइनस 1 आएगा। बाद में ये वाले टर्म का डायमेंशन, ये वाले टर्म का डायमेंशन क्या आएगा, K m टू द पावर a, v टू द पावर b, r टू द पावर c। और ये बड़ा बनेगा। अभी क्या करेंगे, थोड़ा सा डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। K चला गया, कांस्टेंट है m L T। m का पावर a है तो m का पावर a लिखा। v का पावर क्या है, b। अभी v क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे b आएगा, यहाँ पर भी माइनस b आएगा। एंड यहाँ पे क्या, r का पावर c। r मतलब क्या होता है, लेंथ होता है। तो लेंथ है मतलब r का ये लेंथ का पावर c, ऐसा आएगा। तो अगर इक्वेशन, इफ गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट देन दोनों टर्म का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो लिखा देखो यहाँ पे के m टू द पावर a, v टू द पावर b, r टू द पावर c। तो FCP का डायमेंशन क्या मिला था, M1 L1 T माइनस 2। तुम लोग चेक करना अच्छे से, कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं ना हम लोग। मे भी थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है इधर उधर, उतना सा कॉन्सेंट्रेट करना तुम लोग। m का पावर a, l का पावर b प्लस c एंड t का पावर माइनस b, ऐसे मिला है। अभी ये इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो यहाँ पे जो m का पावर है वही पावर यहाँ पे होना चाहिए। मतलब m से पता चल रहा है कि a का वैल्यू कितना है, 1 है। तो a का वैल्यू मिला हमें 1, राइट। नेक्स्ट t का पावर देखो, यहाँ पे t, यहाँ पे t, माइनस b माइनस 2। तो माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 2 है। इसका मीनिंग क्या है, b का वैल्यू कितना है, 2 है। तो b का वैल्यू भी पता चला हमें।
अभी क्या करो, एल के लिए कंपेयर करना, एल का पावर बी प्लस सी, यहाँ पर क्या है 1, तो b प्लस सी इज इक्वल टू 1। इसका मीनिंग है c इज इक्वल टू 1 माइनस बी कितना दिया है 2, तो c का वैल्यू क्या आएगा -1 आएगा, राइट। तो हमें a का वैल्यू मिला, b का वैल्यू मिला, c का वैल्यू मिला। अभी क्या करना है, पुट ऑल दी वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, पुट ए बी सी इन इक्वेशन नंबर 1। क्या था इक्वेशन 1, एफ सी पी इज इक्वल टू के एम टू द पावर ए कितना है, ए कितना है, कहाँ गया, हाँ 1 है यहाँ पे, राइट। बाद में v टू द पावर b कहाँ, b का पावर 2 एंड r का पावर c कितना -1, तो ये आ जाएगा एफ सी पी इज इक्वल टू के एम वी स्क्वेयर बाय आर। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या आता है, एफ सी पी इज इक्वल टू के एम वी स्क्वेयर बाय आर। एंड प्रैक्टिकली अगर तुम लोग देखोगे जो के कांस्टेंट है उसका वैल्यू हमें मिलता है 1। अभी वो 1 वगैरह कहाँ से आता है उसके लिए हमें कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा, एंड हम लोग ये फार्मूला पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन चैप्टर के अंदर, राइट। देखो ये जो डायमेंशन का एप्लीकेशन है ना, इसकी खास बात क्या है, हमें ना टाइम पीरियड का कंसेप्ट पता है ना सेंट्रीपिटल फोर्स का कंसेप्ट पता है, फिर भी हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला या टाइम पीरियड का फार्मूला, ये सारे फार्मूला डिराइव कर पा रहे हैं, राइट। विदाउट लर्निंग द कंसेप्ट हम लोग फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, बट उसके अंदर भी अगर लिमिटेशन क्या आता है, कांस्टेंट, कि कांस्टेंट का डायमेंशन हम लोग, कांस्टेंट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, हमें पता नहीं कुछ भी हो सकता है, राइट। तो ये एप्लीकेशन नंबर 2 के मैंने 2 एग्जाम्पल लिए, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, तुम लोग अपने बुक में से ट्राई कर सकते हो, राइट। अभी देखेंगे हम लोग एप्लीकेशन नंबर 3। तो अभी हमें देखना है एप्लीकेशन नंबर 3, लास्ट एप्लीकेशन, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एप्लीकेशन, बोर्ड लेवल के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे कि एप्लीकेशन नंबर 3 क्या है। तो देखो एप्लीकेशन नंबर 3, एप्लीकेशन नंबर 3 यूज़ किया जाता है टू फाइंड कन्वर्जन फैक्टर। किस लिए यूज़ किया जाता है, टू फाइंड कन्वर्जन फैक्टर। अच्छा, कौन सा कन्वर्जन फैक्टर, तो जब हम लोग किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो कितने फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो फैक्टर निकालना है हमें। जैसे कि लेंथ है, लेंथ का यूनिट क्या होता है, एसआई के अंदर देखा जाए तो मीटर, एंड सीजीएस के अंदर देखा जाए तो क्या है, सेंटीमीटर। तो 1 मीटर बराबर कितना, 100 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, देखो 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर। हालांकि ये हमें पता है तो हम लोगों ने डायरेक्टली लिखा 100 सेंटीमीटर स्टैंडर्ड है, बट कुछ बड़े बड़े क्वांटिटी होते हैं, जैसे कि फोर्स है या एनर्जी है। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो बोला जाएगा कन्वर्ट ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इनटू सीजीएस यूनिट। तो उस टाइम पे आपको पता होना चाहिए कि उसका सीजीएस यूनिट क्या है एंड वो कन्वर्जन फैक्टर कैसे कितना आएगा। जैसे ये तुम्हें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है, तो वैसे ही तुम्हें पता होना चाहिए। तो देखो अभी यहाँ पे थोड़ा एक एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं। एग्जाम्पल से अगेन फार्मूला पे आते हैं हम लोग। मान लो तुम्हें फोर्स दिया है, फोर्स का फार्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अभी ये फोर्स के 2 यूनिट है, एक है एसआई यूनिट एंड एक है सीजीएस यूनिट, राइट। एसआई यूनिट क्या आएगा, मास का एसआई यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन का क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको ही मिला के कहा जाता है न्यूटन। क्या कहा जाता है, न्यूटन। ये क्या होता है, ग्राम। सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको ही कहा जाता है डाइन, DYNA। तो तुम्हें बोला जाता है 1 न्यूटन कितना डाइन आएगा, राइट। तो तुम लोग डायरेक्टली भी कन्वर्ट कर सकते हो, बट हम लोग पूरा प्रोसेस फॉलो करने वाले हैं। देखो ये जो फोर्स है ना, फोर्स का डायमेंशन क्या आता है, देखो डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या है, MLT। हाँ, मास क्या है 1, एक्सेलरेशन क्या है 1T-2, राइट। तो देखो अगर मुझे फ्रॉम दिस डायमेंशन इसका ऐसा यूनिट निकालना है तो मैंने क्या किया, M की जगह पे किलोग्राम रखा, L की जगह पे मीटर रखा, T की जगह पे सेकंड रखा, एंड वो पावर वैसे ही लगा दिया, ये 1 1 ये -2।
मतलब नीचे इसलिए +2 हो गया। CGS में ये ग्राम आ गया, सेंटीमीटर आ गया, सेकंड आ गया। तुम लोग यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट कौन सा भी यूज़ करो, वेदर इट इज़ SI सिस्टम और CGS सिस्टम और FPS और MKS, जो चाहिए सिस्टम यूज़ करो। सिर्फ ये लेटर्स है, ये लेटर्स चेंज होने वाले हैं, यूनिट चेंज होने वाला है, बट उसका जो पावर होगा वो पावर हमेशा सेम रहेगा। मास का देखो, किलोग्राम का पावर 1 है, यहाँ पे भी ग्राम का पावर क्या है 1 है। लेंथ का जो यूनिट है मीटर, इसका पावर 1 है, यहाँ पर भी पावर क्या है 1 है। सेकंड का पावर 2 है, यहाँ पर भी सेकंड का पावर 2 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे नोट है कि डायमेंशन का जो पावर होता है, ये जो पावर है डायमेंशन है, सारे सिस्टम ऑफ यूनिट के लिए वैलिड है, राइट। हर सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर यूनिट अलग अलग होता है, बट हर सिस्टम ऑफ यूनिट के लिए डायमेंशन क्या है, सेम है। एंड ये जो यूनिक कंडीशन है, इसी का यूज़ करके हम लोग क्या करने वाले हैं, कन्वर्जन फैक्टर निकालने वाले हैं। तो हम लोगों ने देखो फर्स्ट लेक्चर में देखा था किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो क्या था रिप्रेजेंटेशन, वो था n इंटू वी। ये n क्या था, नंबर था, न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड v का u था, ये क्या u, u क्या है, यूनिट। तो नंबर इंटू नंबर एंड क्या है, यूनिट है। एक एग्जांपल भी दिया था 1 मीटर, 5 मीटर, 5 किलोग्राम, और हम लोगों ने लिखा था 1, ये n इंटू यू, ये दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, विच इज इक्वल टू फिजिकल क्वांटिटी। तो हम लोग लिख सकते हैं n1u1 इज इक्वल टू n2u2, राइट। फॉर एग्जांपल 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इसका मीनिंग सेम है। तो n1u1 इज इक्वल टू n2u2। तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी अलग अलग है एंड यूनिट भी अलग अलग है, राइट। ये एक सिस्टम ऑफ यूनिट है, एक सिस्टम ऑफ यूनिट है। तो अगर मान लो n2 हमें निकालना है, तो n2 क्या आएगा, n1 इंटू u1 बाई u2। इसका पहले हम लोग क्या करते हैं, डायमेंशन लिखते हैं। तो इसका डायमेंशन क्या आएगा, देखो डायमेंशन तो यूनिट का लिखा जाता है ना, तो ये m1 l1 t1, राइट। n2 इसका डायमेंशन m2 l2 t2, राइट। इसका यूनिट चेंज होने वाला है, बट दोनों केस में दोनों का पावर क्या रहेगा, इसका ABC है तो इसका भी पावर क्या रहने वाला है, ABC। देखो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था 1 1 माइनस 2 1 1 माइनस 2 1 1 माइनस 2, ऐसे ही रहने वाला है, राइट। तो जो आपका n2 आएगा वो n2 क्या आएगा, n1 इंटू m1 बाई m2 का पावर A, बाद में L1 बाई L2 का पावर B एंड T1 बाई T2 का पावर C। तो बस ये वाला फार्मूला याद रखो, आप लोग इजीली ऐसे इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। n1 क्या इंडिकेट करता है, n1 एंड u1 इंडिकेट करता है एक सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर उसका न्यूमेरिकल वैल्यू एंड उसका यूनिट। n2 एंड u2 का इंडिकेट करता है दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर उसका न्यूमेरिकल वैल्यू एंड उसका यूनिट। अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। इसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास ये फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, उसके साथ साथ क्या क्या पता होना चाहिए। देखो तुम्हें क्या बोला है क्वेश्चन में, कन्वर्ट, और सिंपल ऐसे लिखता हूँ 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना डाइन, ये वाला क्वेश्चन पूछा है। अभी ये मान के चल रहा हो कि तुम्हें फोर्स का यूनिट पता है, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। CGS यूनिट क्या है, डाइन। मतलब क्वेश्चन को ऐसे ही बना सकता है वो, कन्वर्ट ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इनटू CGS यूनिट। ऐसे क्वेश्चन जनरली नीट में पूछे जाते हैं, CET में पूछे जाते हैं, JEE में ऐसे टाइम पास वाले क्वेश्चन नहीं आते। तो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इनटू CGS यूनिट, ये हमें निकालना है। तो उसके लिए पहले मैं क्या करता हूँ, कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट है, देखो ये वाला एक सिस्टम ऑफ यूनिट है, ये वाला एक सिस्टम ऑफ यूनिट है। तो एक है SI सिस्टम, ये पहला सिस्टम आपका, राइट। ये वाला कौन सा है आपका, दूसरा सिस्टम। तो पहला जो सिस्टम है, पहला सिस्टम कौन सा है आपका, SI सिस्टम। दूसरा सिस्टम क्या है, CGS सिस्टम। इतना डिटेल में तुम्हें सॉल्व करना नहीं है, सिर्फ समझ में आए इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, राइट। अभी SI के अंदर देखो जो आपका मास होता है, मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम। लेंथ क्या होता है, तो 1 मीटर। टाइम क्या होता है, तो 1 सेकंड। यहाँ पे m2, ये CGS में क्या होता है, ग्राम, राइट। L2 होता है
लेंथ किसमें, सेंटीमीटर में, एंड T2 ये होता है सेकंड में। तो M2 L2 T2 M1 L1 T1 ये पता चला। उसके बाद हमें क्या चाहिए, ए बी सी का वैल्यू चाहिए। तो ए बी सी कहाँ से आएगा, ये क्वांटिटी कौन सा है वो पता होना चाहिए। कौन सा क्वांटिटी है, फोर्स है। तो फोर्स के लिए देखो, फोर्स का डायमेंशन क्या आएगा, डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू MLT मास इंटू एक्सेलरेशन L1 T1 M1 L1 T-2 आएगा। तो m का पावर 1, m का पावर आपको a देगा, l का पावर आपको b देगा एंड t का पावर आपको c देगा, राइट। तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1, c का वैल्यू -2। तो फार्मूला क्या है हमारे पास, अभी फार्मूला का यूज़ करो, आंसर मिल जाएगा। N2 इज इक्वल टू N1 इंटू M1 बाई M2 का पावर a, L1 बाई L2 का पावर b एंड T1 बाई T2 का पावर c, राइट। तो अभी देखो N1 कितना था, 1 न्यूटन, ये 1, राइट। M1 कितना है 1, ये 1 ग्राम, ये 1 किलोग्राम, ये 1 ग्राम का पावर a कितना 1, लेंथ कितना है मीटर सेंटीमीटर, 1 मीटर बाय 1 सेंटीमीटर का पावर b कितना 1 एंड टाइम क्या है, ये 1 सेकंड एंड ये 1 सेकंड, ये पावर -2, राइट। तो एक करते हैं फिर सॉल्व, ये 1 इंटू 1 किलोग्राम कितना ग्राम होता है 1000, तो 1000 और ये ग्राम चला गया, बचा कितना 1000 का पावर 1, 1 मीटर कितना सेंटीमीटर 100, तो ये 100 का पावर 1, ये तो कैंसिल होगा। तो ये कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 10 टू द पावर 5, मतलब N2 का वैल्यू कितना आएगा 10 टू द पावर 5, राइट। तो CGS सिस्टम के अंदर आपको जो N2 मिलेगा वो कितना मिलेगा 10 टू द पावर 5। तो 1 न्यूटन कितना है 10 टू द पावर 5 डायन, और 1 लाख डायन भी तुम लोग बोल सकते हो। 1 न्यूटन कितना 10 टू द पावर 5 डायन। अभी देखो ये वाला पूरा प्रोसेस है, ये प्रोसेस के साथ तुम्हें सॉल्व करना है, ऐसे क्वेश्चन कन्वर्जन फैक्टर निकालना है। अगर मान लो तुम्हें ये वाला प्रोसेस यूज़ करना ही नहीं है, बहुत लंबा वाला है, तो सिंपली तुम लोग क्या करोगे, देखो बता देता हूँ, एक आपको हिंट बता देता हूँ मैं। हमें क्या निकालना है, फोर्स का यूनिट निकालना है। फोर्स क्या होता है m इंटू ए, ये क्या है किलोग्राम, SI यूनिट क्या है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, CGS यूनिट क्या है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, 1 किलोग्राम कितना ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम। 1 मीटर कितना सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, सेकंड तो सेकंड ही रहता है, तो ये कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। अरे ये क्या होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, ये तो डाइन होता है ना 10 टू द पावर 5 डाइन, और ये क्या है 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन कितना मिला 10 टू द पावर 5 डाइन। बेसिक मेथड है, कन्वर्जन करना है, जो तुम लोग 9th-10th में पढ़ा था वैसे ही लॉजिक अप्लाई करो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। बट अगेन जो आपका बुक वाला लैंग्वेज है, अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो जो बुक के अंदर दिया है आपको वही फॉलो करना पड़ेगा, राइट। चल और एक एग्जांपल लेते हैं इसके ऊपर का एंड बस करते हैं आज के लिए। एग्जांपल नंबर 2 क्या दिया उन्होंने, कन्वर्ट SI यूनिट, स्क्रीन पे देखना क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, कन्वर्ट SI यूनिट ऑफ एनर्जी इनटू CGS यूनिट, बस इतना ही बोला है उन्होंने। अभी एनर्जी का दोनों यूनिट पता होना चाहिए, SI एज वेल एज CGS। बोलो SI यूनिट क्या होता है जूल, CGS होता है अर्ग, मतलब उन्होंने पूछा है 1 जूल बराबर कितना अर्ग। ये किसका यूनिट है एनर्जी का, ये आपका सिस्टम ऑन कौन सा SI सिस्टम, ये वाला CGS सिस्टम, राइट। तो अभी एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है बोलो, एनर्जी का डायमेंशन, तो एनर्जी वर्क का डायमेंशन यूज़ करो, काइनेटिक का यूज़ करो, पोटेंशियल का यूज़ करो, सबके लिए सेम आएगा। चलो काइनेटिक का फॉर्मूला यूज़ करता हूँ। काइनेटिक का फॉर्मूला क्या होता है 12mv², हाफ का तो कोई डायमेंशन नहीं होता, mv², मास का डायमेंशन 1, वेलोसिटी का डायमेंशन मीटर पर सेकंड, उसका स्क्वायर, तो L2t-2। मतलब इससे पता चल रहा है A का वैल्यू 1 है, B का वैल्यू 2 है, C का वैल्यू -2 है, राइट।
बाद में। अभी मैं वो टाइम पास करते नहीं बैठता यहाँ पर कि सिस्टम 1 ऐसा है, सिस्टम 2 CGS है, राइट। डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। N2 क्या है? N1। फार्मूला देखो, चलो फार्मूला लिखते हैं। M1/M2 A, L1/L2 का पावर B, T1/T2 का पावर C, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। M1 पहला सिस्टम कौन सा है अपना? ऐसा है, तो N1 कितना है? 1 जूल। ये क्या है? 1 किलोग्राम। बाद में लेंथ क्या होता है? 1 मीटर। बाद में टाइम क्या होता है? 1 सेकंड, राइट। बाद में M2 कौन सा सिस्टम है? CGS में 1 ग्राम, 1 सेंटीमीटर, 1 सेकंड, पावर ABC 1 2 -2 1 2 -2। ये कुछ काम का नहीं है, चला गया। 1 किलोग्राम कितना ग्राम? ये 1, ये आएगा 1000 ग्राम। एंड ये 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, तो 100 का स्क्वायर, मतलब ये 3 जीरो एंड इसके 4 जीरो, राइट। तो N2 का वैल्यू क्या आएगा? देखो ये 1 के आगे कितना जीरो है? 7 जीरो, मतलब 10⁻7। इसका मीनिंग क्या है? 1 जूल कितना होता है? 10⁻7 अर्ग होता है। तो ये 2 एग्जाम्पल है एप्लीकेशन नंबर 3 के, राइट। तो बस ये था आपका आज का लेक्चर नंबर, कौन सा है? 4th है, डायमेंशन का लेक्चर नंबर 2, राइट। डायमेंशन में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि डायमेंशन क्या होता है, एंड आज के लेक्चर में पढ़ा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन क्या है। उसमें भी कौन सा एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो एप्लीकेशन नंबर 1, एंड उसमें हम लोगों ने कौन सा प्रिंसिपल यूज़ किया है? होमोजेनिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? इसके अंदर के डायमेंशन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं, राइट। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।